बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, मेरे साथ मौजूद हैं असद अली तूर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज एक और बड़ी खबर। एक खबर हम जस्टिस मंसूर के हवाले से आपको देंगे, दूसरी खबर जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। 9 मई के मुल्ज़िमान के हवाले से अहमद शहजाद गेपा, जो आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट से आए और वो एक जज थे जो कि समझे जाते थे कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ स्ट्रॉन्ग स्टांस लेते हैं, ऐसे जज नामजद करते हैं जो कि मातहत अदालतों में लगाए जाएं, इंडिपेंडेंट फैसले करें। उनके हवाले से एक बड़ी खबर है। खबर क्या है वो आपको इस व्लॉग में शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। असदुल साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। वेरी क्विकली मैं थोड़ी सी तमीद बांधूँ कि आज केस में क्या हुआ, फिर उससे आपका तजिया लेंगे। जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा बैठी हुई थी, टैक्स का मामला था केस में, और जस्टिस मंसूर ने वो जो सार्कास्टिक रिमार्क्स होते हैं एक दफ़ा फिर दिए। इससे कबल भी टैक्स के केसेस जब जस्टिस मंसूर अली शाह के पास आए तो उन्होंने ये केस रेफ़र कर दिए। तो आइनी बेंच का मामला है, तो आइनी नुक्ता डिसाइड होगा, आइनी बेंच सुने। आज जब ये मामला इसी टैक्स के हवाले से आया तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा क्या हम जो है आइनी बेंच में बैठे हुए, आइनी बेंच इस केस को सुनेगा। तो जस्टिस मंसूर की जानिब से क्या इसका मतलब है कि हम गैर आइनी बेंच हैं और क्या हम आइनी जजेस नहीं आए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक तो वो बना नहीं है, फिर ये मामला कैसे डिसाइड होगा। फिर जस्टिस मंसूर की जानिब से कहा गया कि अगर हम इस केस में फ़ैसला दे देते हैं तो इसकी नज़र सानी भी हमारे पास आनी है, तो हम एक फ़ैसला देने से कौन रोक सकता है। फिर जस्टिस मंसूर ने यह भी कहा कि आइनी बेंच तो बना नहीं है, तो यहाँ पे बैठे हुए जजेस क्या गैर आइनी हो गए। तो वो जो सार्कास्टिक रिमार्क से टॉन्टिंग थी वो जस्टिस मंसूर की जानिब से बाकायदा तौर पर जारी है। फिर जस्टिस मंसूर ने इसको कहा, एंड में कहा कि हम तो आपसे गपशप कर रहे थे। किस तरह से इन रिमार्क्स को देख रहे हैं जो जस्टिस मंसूर की जानिब से आ रहे हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि बहुत सारे ऐसे मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते हैं जिनमें आइनी नुक्ते डिसाइड करने होते हैं। अब क्या वो सारे आइनी बेंच के पास जाएंगे? इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने, मैं आपकी बात में ऐड कर दूं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम कह दें कि ये केस हमने सुनना है तो हमें कौन रोक सकता है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बुनियादी तौर पे ये मैसेज दिया है हुकूमत को, ठीक है, कि वी आर नॉट आउट। अभी भी आप देखें ना, जो वो बात कर रहे हैं, अगर एक केस आता है उसमें कोई उनके सामने आके कहता है कि ये तो आइनी बेंच का केस है, और ये बेंच कहता नहीं हम ही सुनेंगे, और ये यहाँ पे डिसाइड कर देता है, क्या कर लेगा कोई? कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कोई कर सकता, ठीक है। और इसलिए उन्होंने बताया है कि अभी भी अगर हम चाहें तो आपके जो आइनी बेंच है उसको गैर मौसर कर सकते हैं। और इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि या तो वो जो कैसा है कि वो कहेंगे नहीं आइनी बेंच को नहीं भेज रहे, हम ही डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्या हम गैर आइनी बेंच हैं, ठीक है, आइनी बेंच के होते हुए। और दूसरी बात यह है कि दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो तमाम केसेस में ही, आप पता सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाली हर दरखास्त आइनी पिटीशन कहलाती है। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। वो कत्ल के मुकदमे में कह सकते हैं कि जी आर्टिकल 10A का इसमें तो सवाल आ रहा है, शफाफ ट्रायल नहीं हुआ तो भेजो आइनी बेंच के पास। तो आइनी बेंच को इतना बर्डन कर देंगे वो वैसे ही जिसे कहते हैं वो चारों शाने चित पड़े हों। और तीसरा ये है कि अगर जैसे याहिया अफरीदी भी आइनी बेंच से मुत्तफिक ना हो तो बड़े आराम से वो पाकिस्तान के चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रियाँ हैं वहाँ पर बेंचेस बनाएं और आइनी बेंच के जजेस वहाँ पे मुख्तलिफ केसेस में भेजें। आइनी बेंच असेंबल कैसे होगा जब जजेस मुख्तलिफ रजिस्ट्री में बैठे हुए, जैसे आज भी तमाम आइनी बेंच के जजेस मुख्तलिफ बेंचेस में बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। तो वो भेज दे तो क्या कर लेंगे आप? तो अभी भी है, अगर ये चाहें तो 26वीं आइनी तरमीम को अगर हुकूमत डटी हुई है और वो कह रही है कि हमने अपनी मर्जी के जजेस चुन के, जिनका हमें यकीन है कि वो हमारे अगेंस्ट ही जाएंगे, उनका हमने एक बेंच बना लिया है कि वो हमारे अगेंस्ट फैसला न दे। अगर वो इतने ही पुरएतमाद है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट आज भी चाहे तो ये कर सकती है। ये अलग बात है कि अब जैसे याहिया अफरीदी अपनी सुप्रीम कोर्ट को एक तबाह हाल सुप्रीम कोर्ट, एक कंप्रोमाइज सुप्रीम कोर्ट जिसको अक़वाम मुत्तहिदा भी कहती है कि वो अब उसकी कोई साख नहीं है, अंडरमाइन हो चुकी है, उसके चीफ जस्टिस कराना चाहते हैं। ये अपने अदलिया की जो एक आज़ादी का एक वो ये असूल है, और जो अदलिया कहलाता है कि अदलिया एक आज़ाद इदारा होगा, वो उसको एग्जर्ट करना चाहेंगे। ये अब उनकी चॉइस है। तो आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं, यानी जस्टिस याहिया अफरीदी के अब तक के इकदाम देखें जिसमें हमने थोड़े से ऑप्टिक्स देखे जिसमें जस्टिस मंसूर और मुनीब को शामिल किया गया, फिर लेकिन वो लेटर सामने आया जिसमें उन्हें फुल कोर्ट का कहा गया लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। अब तक की हमने जो उनकी पेशरफ देखी है तो वो हमें
थोड़ा सा अलाइन नज़र आ रहे हैं चीज़ों में कि मतलब स्मूथली चीज़ें हो रही हैं। ज़ाहिर बात है 26वीं आईनी तरमीम के राइट नाउ उन्हीं की वजह से वो चीफ जस्टिस बने हैं। क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जस्टिस याहिया अफरीदी कोई सरप्राइज़ देंगे या नहीं? देखिए अभी तक जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं माजरत के साथ वो वैसे ही विकेट की दोनों तरफ खेलते नजर आ रहे हैं जैसे वो जब सुप्रीम कोर्ट बेंच में में बतौर फैसले जज देते हैं। बैठे होते थे, ठीक है। वो ना आपके साथ जाते थे ना मेरे साथ जाते थे, तीसरी गली से निकल जाते थे। मैं अपना मेरा एक अलग डेसेंटिंग नोट है, ठीक है, और उसमें वो एक बिल्कुल ही अनोखी लाइन लेते थे। तो अभी तक भी वो यही कह रहे हैं कि जिस मंसूर अली शाह जिस मुनीम अख्तर कमेटी में शामिल फलां पे मैंने ये कर दिया लेकिन मैंने केस नहीं लगाया, फलां नहीं कर रहा। यानी कि ना हुकूमत नाराज हो रही है ना साथी जजेस को समझ आ रही है क्या हो रहा है, ठीक है। हालांकि अब मैं समझता हूँ कि अब वो जिस पोजीशन पर बैठे हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की पोजीशन है, वहां पर उनको पोजीशन लेनी होगी कि वो किस तरफ जाते हैं। यहाँ पर वो विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल सकेंगे ज्यादा अरसा, और अगर वो विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल सकेंगे और अगर वो 26वीं आईनी तरमीम के साथ खड़े होते हैं जिसके वो बेनिफिशरी हैं, तो सब कहेंगे कि क्योंकि ये आईनी तरमीम का बेनिफिशरी थी तो इसके साथ खड़े हुए। और फिर एक बात याद रखिए, चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने अपने जजेस का एतमाद चाहे वो हाई कोर्ट्स के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो उस वक्त खोया था जब 6 जजेस का लेटर सामने आया और वो बजाय उन 6 जजेस के वो हुकूमत के साथ वो उस इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े नजर आए जो हरासा कर रही थी जजेस को, और वो इस तरह से उनके साथ खड़े नजर आए कि उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा कंबर अली ज़ैदी आप पर इल्ज़ाम है कि आप अदलिया मुदाखलत कर रहे हैं, अच्छा आप एक कमीशन बना के चेक कर लें आपने मुदाखलत की तो नहीं है। लाइक इससे रिडिकुलस कोई चीज़ नहीं कोई नहीं चीज़ हो सकती जो उन्होंने कहा। तो उसके बाद साथी जजेस का उन्होंने एतमाद खो दिया। तो अगर जस्टिस याहिया अफरीदी भी यही करेंगे तो उनके तो भी 3 साल बाकी हैं। लेकिन तो असद इसमें हमें एक चीज़ भी देखनी होगी कि जस्टिस याहिया अफरीदी आए जब तो उन्होंने 6 जजेस से मीटिंग भी की और हमें जो इतलात हैं जो कि एंटी टेररिज्म कोड के हवाले से मीटिंग हुई थी उसमें जस्टिस अहमद शहजाद साहब ने ये मामला उठाया कि इंटरफेरेंस होती है। आपको पता है कि पंजाब में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जज थे वो अहमद शहजाद साहब ने जब दिए उसके बाद फिर एतराज़ ये आया कि वो नहीं लगाए गए और फिर आलिया नीलियम साहिबा ने ये मामला लिया और उसके बाद उन्होंने उनको तब्दील कर दिया। अब अहमद शहजाद साहब जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली वो मॉनिटरिंग है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जो जज हैं उनके। बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उस मीटिंग में अश्योरेंस दी गई क्योंकि उनकी जानिब से कुछ ऐसे कंसर्न्स रेज किए गए कि भाई इंटरफेरेंस होती है। उस मीटिंग में उन्हें अश्योरेंस दी जस्टिस याहिया अफरीदी ने कि आपको कोई इंटरफेरेंस अब नहीं होगी। अगर जस्टिस याहिया अफरीदी ये सिग्नल कर रहे हैं कि मैं 6 जजेस को बुला के बात भी कर रहे हैं, यहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी कह रहे हैं इंटरफेरेंस नहीं होगी, डू यू थिंक कि ही मीन्स दैट क्या अब वाकई इंटरफेरेंस रुक जाएगी? देखिए उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, ठीक है, कि उनके दिल में ये ख्वाहिश मचल रही हो, लेकिन दिल तो बच्चा है, ठीक है। लाइक इस मुल्क में यार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ISI वालों से बात करके जजेस को कहा कि अब नहीं मुदाखलत होगी, मेरी उनसे बात होगी है। और उसके बाद ये हाल हुआ कि जजेस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को खत लिखना पड़ा कि भाई वो नहीं हमें छोड़ रहे। बिल्कुल ऐसे ठीक है। तो अगर तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये जो सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है इसकी यकीन दहानी पर कहा है कि नहीं होगी मुदाखलत, तो जैसे कहते हैं ना आपको जरूर उनसे हमदर्दी करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनकी तो अपनी कोई साख नहीं है, ये तो खुद उनके रहमो करम पे है। ये उनके रहमो करम पे ये उनको कहेंगे कि तुमने मुदाखलत नहीं करनी। ये तो कर सकते हैं कि यार वो हमें बड़ा जलील हो रहे हैं, को थोड़ा जरा कवर्ड तरीके से कर लो, इतनी ओवर ना रखो, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, इससे उनकी औकात नहीं है। फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनी हुई यार, मतलब अपनी बात कर सकते हैं, आपको अपनी हैसियत पता होनी चाहिए। फिर आज ये एस्टेब्लिशमेंट, तो एस्टेब्लिशमेंट की तो जो यकीन दहानियां आपने जस्टिस आमिर फारूक के देखे हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जिन्होंने करवाई थी, बिल्कुल, तो फिर अगर उनकी भी कोई यकीन दहानी आई है और उस पर जस्टिस याहिया अफरीदी तकिया किए बैठे हैं तो फिर भी आपको जरूर उनसे हमदर्दी करनी चाहिए, ठीक है। तो उनको मैं ये समझता हूँ जाती तौर पर उनको ये यकीन दहानी नहीं करवानी चाहिए थी जजेस को। उनको ये कहना चाहिए था कि मुझे ये मैसेज आया है लेकिन आई डोंट बिलीव देम, आपको अब अगर कोई मुदाखलत होगी आपने मुझे बताना है, मैं ऑब्जर्व करूंगा। उनकी जो कमिटमेंट है इधर से रिस्पांस भी करेंगे। यस, उनकी जो कमिटमेंट है हम उसको देखेंगे कि वो उसका पास रख रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग काम करें इंडिपेंडेंटली, मैं आपके पीछे खड़ा हूं और हम देखते हैं आप कौन मुदाखलत करता है। ये पैगाम बजाय इसके वो कहता है कि मुझे यकीन दहानी ने करवा दिया, आप भी अब काम करें, अब कोई मुदाखलत नहीं होगी।
लाइक असद साहब, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी की जो मीटिंग हुई है उसमें केसेस की पेंडेंसी निपटाने का कहा गया है। उन केसेस की पेंडेंसी में हमें 9 मई के मुल्ज़िमान के केसेस भी हैं जिनको जो लटके हुए हैं अभी। केपी ने तो ये मामला ख़त्म कर दिया था क्योंकि उन्होंने तो इस मामले को ज़मानतें भी हो गई और केस भी कुछ ख़त्म हुए, लेकिन पंजाब में बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं 9 मई के केसेस जिन पर अभी रहते हैं और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने काम करना है उस पर। उनको एक इंडिपेंडेंट जज एज इंतज़ामी तौर पर जो देख रहे हैं अहमद शहजाद साहब देख रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि अभी चूंकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये भी कहा है कि इनके मामलात को जल्दी से आप इसे डिस्पोज ऑफ करें या जो भी इसका फैसला करना है करें, कोई आपको इस तमाम मामले में रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है या फिर उसी तरह से होगा जिस तरह से बाकी चलता हुआ आया? देखिए, अगर जजेस ने इंडिपेंडेंट माइंड से ये केसेस सुने और कोई दबाव ना हुआ, अब देखिए ना, आप दहशतगर्दी के चार्जेस, सियासी एहतजाज, पॉलिटिकल डायसेंट और सियासी रहनुमाओं और सियासी कारकुनों पर लगा रहे हैं, ये कितना रिडिकुलस है इटसेल्फ। रिडिकुलस है। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि नहीं वो दहशतगर्दों के ऊपर फैसले नहीं होते। भाई, आपने अदालतों पर ये बोझ डाल दिया हुआ और आप इन दहशतगर्दी के कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ सजाएं दे देंगे जजेस तो बहुत अफसोसनाक होगा। और वो याद रखिए, वो सजाएं बगैर मुदाखलत के नहीं हो सकेंगी। अगर ये केसेस मेरिट पर सुने गए तो ये एक एक हेयरिंग की मार केसेस हैं, क्योंकि ये इंसदाद दहशतगर्दी के बनते ही नहीं है। बनते ही नहीं है ना यार। आप एक सियासी एहतजाज था, ठीक है, उन्होंने वायलेंस किया, आप उनको कार्य सरकार मुदाखलत पर चार्ज करें, उसमें डेंजर सजाएं बनती हैं। तोड़ फोड़ की है जनाब, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का जो केस बनता है डालें, दें सजाएं, क्यों नहीं? हम कब कहते हैं ना दें, लेकिन जो बनता है वो देना यार। आप इन दहशतगर्दी के चार्जेस लगा के बैठे हुए, और वो भी 2 साल होने को है। 2 साल होने को आपने एक नोटंकी लगाई हुई है। तो वो अगर ये केसेस मेरिट पर सुने गए, इंडिपेंडेंट माइंड से सुने गए, तो ये केसेस तो मैक्सिमम 2 हेयरिंग की मार है। ठीक है, आपको पता है हमारी पुलिस ने जिस किस्म की तफ्तीश की होगी, और ये 2 साल, मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, मेरी कुछ जराए से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई जो इन केसेस की प्रोसिक्यूशन से मुतल्लिक लोग थे, उन्होंने कहा कि यार बात यह है, उन्होंने हमें कहा अभी तक इसके चालान ही नहीं फाइल करने, और वो इसलिए फाइल नहीं करवा रहे थे ताकि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलिट्री कोर्ट्स को जस्टिफाई कर सके। देखे नहीं, इंसान दहशतगर्दी की अदालतें फैसला नहीं कर रही, इसलिए मिलिट्री कोर्ट में हम लेके आए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, ये एक पूरा ड्रामा लगा हुआ था, धोखा दिया जा रहा था सबको, और आप कह रहे हैं कि जी वो लाइक अगर इंडिपेंडेंट माइंड से सुने जाएंगे ये केसेस उड़ जाएंगे, ये केसेस नहीं बचेंगे। अच्छा, इसमें अभी तो देखते हैं आगे पेशरफ क्या होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी थी दोनों ये। एक और चीज़ जो आजकल अभी राइट नाउ वीपीएन्स को ब्लॉक किया जा रहा है, यहाँ पे भी आपको पता है जस्टिस याहिया अफरीदी के आते ही हम जो वहाँ पे वीलॉग करते थे नहीं कर सकते, अब हमारी भी जगह मखसूस हो गया है। कुछ लोगों के यूट्यूब को भी ब्लॉक किया जा रहा है, सख्त हो रहा है डंडा। इसमें क्या ये चलता रहेगा इस तरह सिलसिला, वीपीएन्स को ब्लॉक करना, और जो फ्री वीपीएन्स हैं उनको कह रहे हैं रजिस्टर्ड नहीं है, अब ये सारी चीज़ें जो हैं इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखें, पिछले इस साल फरवरी से ट्विटर बैन है पाकिस्तान में। अब इंटरनेट की स्पीड भी बिल्कुल वो ख़राब हुई हुई है, वीपीएन्स भी कल से ब्लॉक शुरू हो गए हैं। जो भी हुकूमत के नाकिद सहाफ़ी हैं उनके यूट्यूब चैनल्स को भी अब वीडियोज़ की एक्सेस यहाँ पे ब्लॉक की जा रही है। अब ये जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए सवाल है कि क्या वो चीफ जस्टिस काजी फाइज हैं, ठीक है, जो इस मामले पर कोई समाअत नहीं करते थे बल्कि उल्टा बैठ के गालियां देते थे कि ये तो लिफाफे हैं, ये तो ढोलची हैं, ये तो शोर करते हैं, ये तो डॉलर्स के लिए करते हैं। ठीक है, या तो वो पोजीशन नहीं, और अगर वो पोजीशन नहीं है तो ये आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19A की खिलाफ वर्जी है, आपकी जिसे कहते हैं प्रेस फ्रीडम की खिलाफ वर्जी है, आपके डिजिटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है। और ये बात याद रखिए, अब हम जिस दुनिया में रहते हैं, कमरजदी पानी और ऑक्सीजन के अलावा तीसरी कमोडिटी जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता वो इंटरनेट है। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में आ चुका है यस, कि बेसिक नेसेसिटी है, ये बेसिक नेसेसिटी है। तो अगर उसके ऊपर भी वो कुछ नहीं करते तो फिर समझिए वही 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइसा की लेगेसी लेके चल रहे हैं।
थैंक यू वेरी मच असद। हाँ, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसमें हमने असद का पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया, कुछ हमारे पास जो खबरें थी वो शेयर की। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कुछ मज़ीद अपडेट्स के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह ने के बाद।